जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएसएम वाला में। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों सर जी इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए आज के इस क्लास में 2015 ठीक है, 2015 से लेकर के 2024 के बीच में जितने भी आपके एग्ज़ाम कराए गए थे, जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को कवर किया गया है इस क्लास में। यानी सभी प्रश्नों को नहीं कवर किया जा सकता है क्योंकि 2015 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 10 साल होते हैं टोटल। लेकिन 10 सालों में नहीं तो लगभग इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए होंगे, तो सभी को नहीं कवर किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उसी को कवर किया गया है। तो क्लास क्या है सर जी? तो क्लास है आपका बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 के लिए। और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। सर जी पेपर का नाम क्या है? देखें पेपर का नाम है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, कितने बच्चों के पेपर में 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक होगा, और कितने बच्चों के जो एडमिट कार्ड होगा उसमें उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास 550 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक होगा। तो कोई बात नहीं, चाहे आपका 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक रहे, चाहे 550 से लेकर चाहे 1200 ईस्वी तक रहे। और जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, इनका पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम 550 एडी टू राजपूत डायनेस्टी, यानी 550 ईस्वी से राजपूत वंश तक। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम चिंता छोड़ दीजिए। आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करते हैं इसमें क्या है सर जी। देखिए आगे आपका है ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास 3 है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर मिला है, तो इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा पूरा। उसके बाद आप सारे मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो इनका एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर कोड है AAC 201। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं ध्यान रखेंगे, उनको एशियंट हिस्ट्री के 2 पेपर देने हैं थर्ड सेमेस्टर में, AAC 201 और AAC 202। ठीक है, तो आपके सारे क्लासेस कराए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। पहले इस क्लास को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, जो बच्चे कंटिन्यू जुड़े हैं उनको पता होगा ये टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होते हैं आपके, और वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाता है एकदम अच्छे तरीके से, ताकि आपको एकदम कंफ्यूज ना हो, एकदम अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स को मिला करके 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं प्रत्येक क्लास में। अब एग्जाम की बात करते हैं साथियों, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में MCQ होंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, माँ सुगुम्बारी यूनिवर्सिटी में, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का तो अभी कोई आता पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी शायद आपके ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। ताकि देखते हैं अभी क्या है, कोई एग्ज़ाम को लेकर के कोई न्यूज़ तो नहीं आई है। बाकी लिखित एग्जाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, आपका बीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। देखिए बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, 60% कॉलेज हैं जहाँ पर आपके लिखित एग्जाम होंगे, और 40% कॉलेज में लगभग आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों क्लास कराए गए हैं। तो जिनका लिखित एग्जाम है वो क्या करेंगे भैया, जिनका लिखित एग्जाम है वो तुरंत अभी जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तुरंत अपना लिखित क्वेश्चन पेपर देख लें, मैंने वो सॉल्व कराया। और जिनका ऑब्जेक्टिव हो, चले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वीराज तृतीय एवं संयोगिता की रोमांटिक कहानी का वर्णन है। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, इनकी पत्नी कौन थी? संयोगिता। इन दोनों की रोमांटिक कहानी किसमें वर्णित है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वर्णित है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में। चलिए ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ भी सेंड करते हैं, जहाँ भी आपके दोस्त हैं, प्लीज़ इस क्लास को सेंड कर दीजिएगा। इस मॉडल पेपर को बहुत ही मेहनत लगता है, ताकि और भी बच्चे बहुत ही ये शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है,
एक लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक मोस्टली कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास को लाइक करने के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करता है, इस क्लास को आगे रिकमेंड करेगा बाकी बच्चों के पास। तो लाइक भी कर देंगे और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलें, तीसरा प्रश्न आपका आपका इसमें पूछा गया है, पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये चौहान वंश से संबंधित थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप खुश हो जाएंगे। देखें, सिंध का राजा दाहिर किस युद्ध में मारा गया? तो जो सिंध का राजा दाहिर था, ये आपका मारा गया था अरोण के युद्ध में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर चौथे का। अब यहाँ पर आपके कुछ की पॉइंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अच्छा, ये लड़ाई जो थी, ठीक है, ये लड़ाई थी, ठीक है, सिंध का राजा दाहिर किस युद्ध में मारा गया था? अरोण का युद्ध, ठीक है। तो अरोण का युद्ध हुआ कब था? तो जो अरोण का युद्ध है साथियों, यह 712 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे लड़ी गई थी, ठीक है। अरोण का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ी गई थी पूछा जाता है? सिंधु नदी के किनारे लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 712 ईस्वी में। इस युद्ध में राजा दाहिर को उम्मयद साम्राज्य के सेनापति मुहम्मद बिन कासिम ने हराया था, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका, की पॉइंट है, ये नोट्स है आपका, ठीक है। ये फ्री में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा सर जी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तुरंत पहले क्लास छोड़ के आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में ही आपके सारे नोट्स और पीडीएफ भेजे जाते हैं। क्लास भेजेंगे, क्लास के ठीक नीचे आपका पीडीएफ रहेगा और उसमें आपके नोट्स रहेंगे, और ये सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध है। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है, सब फ्री में है। और आपके कॉलेज से संबंधित जितने भी अपडेट रहते हैं एग्ज़ाम को लेकर या कोई अपडेट, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजे जाते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो बनाना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में ही आपके सारे अपडेट होते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सारे पीडीएफ नोट्स फ्री में है, तो लाभ उठाइए इसका और अच्छे से तैयारी करिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा साथियों जो सिंध की विजय हुई थी, ये 712 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, ठीक है। चलें, और इसमें छठा प्रश्न आपका पूछा गया है, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब हिजरी संवत से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हिजरी संवत की शुरुआत 16 जुलाई 622 ईस्वी को हुई थी। अच्छा, डेट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डेट, ठीक है। 16 जुलाई 622 ईस्वी को हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। अच्छा, इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस दिन हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे। इस घटना को हिजरा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई, ठीक है। चले, सातवां प्रश्न आपका पूछा गया, पृथ्वीराज तृतीय उत्तराधिकारी था अरुणो राज का, विग्रह राज चतुर्थ का, सोमेश्वर का, या फिर अजय राज का? बताइए, पृथ्वीराज उत्तराधिकारी था, किसका उत्तराधिकारी था? तो यह सोमेश्वर का उत्तराधिकारी था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, चौहान वंश के प्रमुख शासक हैं और उनका शासनकाल है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, चौहान वंश के शासक थे अजय राज। इनका शासनकाल 1110 से लेकर के 1135 ईस्वी तक रहा। अरोड़ो राज का जो शासन था, ये 1135 से 1150 तक चला। विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल 1150 से 1164 तक चला। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल कब से था? 1165 से 1169। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये पूछे जा चुके हैं आपके। सोमेश्वर का शासनकाल 1169 से 1178 ईस्वी तक था। पृथ्वीराज तृतीय, इनका नाम बहुत ही फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 1178 से 1192 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, ठीक है। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को या फिर पृथ्वीराज तृतीय को, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासक का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न आपका और बना है कि चौहान जो आपका मैं फिर से बता देता हूँ। देखें, जो आपका यहाँ पर चौहान शासन है, ठीक है, चौहान शासक का स्वर्ण युग किसे माना जाता है?
तो विग्रह राज चतुर्थ के शासनकाल को चौहान शासक का स्वर्णयुग माना जाता है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया है, नवसाहसांक चरित का लेखक कौन था? बताइए, नवसाहसांक चरित का लेखक विल्लड़ थे, कल्लड़ थे, पद्मगुप्त थे या वाण भट्ट थे? बिल्कुल पद्मगुप्त। ठीक है, पद्मगुप्त परिमल नवसाहसांक चरित के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो मोहम्मद गौरी हैं ये जयचंद को किस युद्ध में पराजित किए, किस युद्ध में हराए थे? तो चंदावर के युद्ध में हराए थे 1194 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 11 क्या पूछा गया है, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताइए, हम्मीर महाकाव्य जो है साथियों, इसके रचयिता नयचंद्र सूरी हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब चलिए इनके बारे में जान लीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि पीडीएफ आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम्मीर महाकाव्य के रचयिता जैन विद्वान नयचंद्र सूरी हैं। यह महाकाव्य रणथंभौर के महान शासक हम्मीर देव चौहान के जीवन और कारनामों पर आधारित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। देखिए, संयोगिता के बारे में हम लोग पहला प्रश्न चर्चा किए थे। यहाँ पर पूछा है कि संयोगिता पुत्री थी किसकी? जयचंद की, विजयचंद की, हरिश्चंद की या गोविंद चंद की? किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा क्या, भोज परमार उत्तराधिकारी था? किसका उत्तराधिकारी था भैया? सिंधु राज का उत्तराधिकारी था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के काल का है? मिहिर भोज के काल का, सोमदेव, दंती दुर्ग या नागभट्ट? बताइए, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के काल का है? तो ये मिहिर भोज के शासक काल का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया साथियों, जिलहारी लेख है युवराज का है, कोक्कल द्वितीय का है, लक्ष्मण राज का है या कर्ण का है? जिलहारी लेख युवराज का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, हर्ष के काल में कौन सा यात्री आया? यानी जो हर्षवर्धन का शासनकाल था तो उस समय कौन सा यात्री भारत में आया था? तो ह्वेन-सांग भारत में आए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका क्या पूछा गया है, सी यू की किसकी रचना है? तो सी यू की साथियों ह्वेन-सांग की रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, बादल स्तंभ लेख किस शासक का है? बादल स्तंभ लेख नारायण पाल जी का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन काकरकोट वंश का संस्थापक था? का काकरको ठीक है, काकक्रोट वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो दुर्लभ वर्धन काकक्रोट वंश काकक्रोट वंश के संस्थापक थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। हो सकता है टाइपिंग में हमको लग रहा है गलती हो गई है, बिल्कुल हुई है। देखें यहाँ पर ककरोट वंश है लेकिन यहाँ पर आपके टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सॉरी इसके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शासक काकरोट वंश का संस्थापक था? तो आपके कौन है? दुर्लभ वर्धन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आपका थोड़ा डाउट क्लियर होगा और यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। देखें, दुर्लभ वर्धन काकरोट वंश के संस्थापक थे। वे 7वीं शताब्दी में कश्मीर के कायस्थ शासक थे। काकरोट वंश ने 598 ईस्वी से 555 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन किया था। ध्यान रखेंगे भैया। दुर्लभ वर्धन के बाद उत्पल वंश ने कश्मीर पर शासन किया। काकरोट वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? ललितादित्य। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है काकरोट वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? ललितादित्य थे। अच्छा, काकरोट वंश के बाद कश्मीर पर शासन किसका था? तो ध्यान रखेंगे उत्पल वंश का शासक। ठीक है, काकरोट वंश के बाद उत्पल वंश का शासक था कश्मीर पर।
जो ककरोट वंश है इन्होंने कश्मीर पर कब से कब तक शासन किया? 598 से 855 ईस्वी तक। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, एहोल अभिलेख की तिथि है। एहोल अभिलेख की तिथि है 634 AD। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखें, एहोल अभिलेख या एहोल प्रशस्ति की तिथि 634 ईस्वी है। एहोल कर्नाटक का एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहाँ 120 से ज़्यादा पत्थर और गुफा मंदिर हैं। ठीक है सर जी। एहोल अभिलेख कर्नाटक के एहोल में स्थित मेगुती जैन मंदिर में बना एक संस्कृत शिलालेख है। इसे जैन कवि रविकीर्ति ने लिखा था। यह शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के सम्मान में लिखा गया था। इस शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, किसने कांचीकोम्ड की उपाधि धारण की थी? ठीक है, धारण की थी, बताइए कांचीकोम्ड की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य द्वितीय ने। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया? तो महमूद गजनवी ने या फिर महमूद गजनी लिखा है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, कल्यामी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन था? कल्यामी की पश्चिमी चालुक्य शाखा का संस्थापक कौन था भैया, बताइए। बिल्कुल तैल द्वितीय था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 है, महमूद गजनी ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था किस सन में? 1025 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, मंगलेश संबंधित था? तो मंगलेश आपका चालुक्य वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब मंगलेश के बारे में जान लीजिए, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, आपके कई सारे प्रश्न बनेंगे। मंगलेश जो थे भारत के कर्नाटक में वातापी के चालुक्य वंश के राजा थे। ठीक है सर जी। मंगलेश चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई थे। ठीक है, बताइए मंगलेश कौन थे? कीर्तिवर्मन प्रथम के छोटे भाई थे। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद मंगलेश ने चालुक्य शासन की बागडोर संभाली थी। मंगलेश एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने कीर्तिवर्मन की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। मंगलेश ने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखें, चालुक्य वंश के पहले वास्तविक शासक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है, चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य की पहली राजधानी कौन थी? एहोल। ठीक है, बाद में 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम ने राजधानी को बादामी में बदल दिया था। ठीक है, ये सारे नोट्स और सारे PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत सारे इसमें आपके प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट। चलिए, चालुक्यों की राजधानी थी बादामी वातापी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में या तो बादामी लिख करके देता है, या तो वातापी लिख करके देता है, या तो एहोल लिख करके देगा। ठीक है, एहोल, क्योंकि इनकी पुरानी राजधानी एहोल थी चालुक्यों की। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान रखेंगे। तीनों में से कोई एक देता है और ये प्रश्न 100% गारंटी है 2024-25 के एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखें प्रश्न नंबर 28 है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। जयचंद ने या फिर पृथ्वीराज द्वितीय ने, बताइए। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी आपके डाउट क्लियर होंगे। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, लेकिन भीम द्वितीय ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, गुजरात के चालुक्य वंश का महानतम शासक था? कौन था भैया? जय सिंह, सिद्धराज या फिर सिद्धराज जय सिंह गुजरात के चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट देखिएगा, कई सारे प्रश्न बनेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। देखें, गुजरात के चालुक्य वंश के सबसे महान शासक सिद्धराज जय सिंह थे। ठीक है सर जी। अच्छा, इसके बाद
गुजरात के चालुक्य वंश को सोलंकी राजपूत भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा सोलंकी राजपूत किसे कहा जाता है, गुजरात के चालुक्य वंश को। अच्छा, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 950 से 1300 ईस्वी के बीच था। अच्छा, जो गुजरात का चालुक्य वंश था, इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा यानी वर्तमान में कहाँ, पाटन गुजरात थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिद्धराज ने अपने पिता कर्ण का स्थान लिया था। ठीक है भैया, यहाँ एक और प्रश्न और मिला कि सिद्धराज के पिता का नाम क्या था, कर्ण। ठीक है, उन्होंने दक्षिण में कल्याण के चालुक्य विक्रमादित्य चतुर्थ को हराया था। ठीक है, देखिए सिद्धराज साहित्य के भी बड़े समर्थक थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, जिसमें सिद्धपुर में रुद्र महाकाल सबसे भव्य था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिद्धपुर में रुद्र महाकाल किसने बनवाया था, तो सिद्धराज जी ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए उन्होंने सहस्त्रलिंग झील भी बनवाई और उसके समीप एक कीर्ति स्तंभ बनवाया। उन्होंने सरस्वती के तट पर दशावतार नारायण का मंदिर भी बनवाया था। ये बहुत ही फेमस है, आपका पूछा जाता है दशावतार नारायण मंदिर को किसने बनवाया था, तो चालुक्य वंशों ने बनवाया था। कौन बनवाया था, तो ये आपके सिद्धराज जयसिंह ने बनवाए थे। ठीक है, चले अब प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, क्या पूछा गया है, श्री वल्लभ उपाधि किसकी विशिष्टता थी, तो ये चालुक्यों की विशिष्टता थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी, देखें आपके डाउट क्लियर होंगे। श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधि वातापी चालुक्य वंश के सभी राजाओं ने धारण की थी। इसका अर्थ क्या है, देवी के पति या फिर भाग्य और पृथ्वी की देवी। ठीक है, महाकूट उत्कीर्णन के मुताबिक मंगलेश ने भी पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण की थी। प्रश्न नंबर 31 आपको पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश का संस्थापक था, तो भैया मूलराज जो प्रथम है, ये गुजरात के सोलंकी राजवंश के संस्थापक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 क्या पूछा गया है, कुमारपाल महान शासक था। कुमारपाल महान शासक चालुक्य वंश का था। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी, अच्छा ध्यान देंगे, यहाँ पर मजा आ जाएगा। देखिए जो कुमारपाल हैं गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी राजवंश के राजा थे। उनका राज्यकाल कब से कब तक था, 1130 से 1140 ईस्वी माना जाता है। कुमारपाल जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हेमचंद्र के शिष्य थे। उन्होंने अपने शासनकाल के अंत में जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, पूछा जाता है कुमारपाल के गुरु कौन थे, हेमचंद्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है आपका, चालुक्य संरक्षण दिए, चालुक्यों ने संरक्षण किसको दिए थे, वैष्णव धर्म को, शैव धर्म को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को भी दिए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 है आपका, उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कौन था। उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कृष्णगुप्त थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुमारगुप्त उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक था। ठीक है, चौथा राजा था जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यंत शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुमार गुप्त के सॉरी ये जीवित गुप्त का पुत्र था, यानी कुमार गुप्त के पिता का नाम क्या था, जीवित गुप्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 35 है आपका, उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने कौन से मौखरी शासक के साथ युद्ध किया, तो सर्ववर्मा के साथ युद्ध किए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने मौखरी शासक ईशान वर्मा के पुत्र सर्ववर्मा के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में दामोदर गुप्त की हार हुई और मौखरियों ने मगध पर कब्जा कर लिया। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है, खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है, धर्मपाल का, देवपाल का, रामपाल का या कुमारपाल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल खालिमपुर अभिलेख, ठीक है, खालिमपुर अभिलेख धर्मपाल का है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इस अभिलेख में है क्या, खालिमपुर अभिलेख में, चले देखते हैं। देखें खालिमपुर अभिलेख क्या है, इससे पता चलता है खालिमपुर अभिलेख से कि सामंत नारायण वर्मा ने भगवान नन्ना नारायण के मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही इस अभिलेख में देवी कदम्बरी के लिए एक छोटे मंदिर का भी उल्लेख है।
प्रश्न नंबर 37 है आपका, मुंगेर अभिलेख किस शासक का है? देवपाल का, महिपाल का, नारायणपाल या कुमारपाल? मुंगेर अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देवपाल का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखें देवपाल के ताम्रपाल शिलालेख में मुंगेर का उल्लेख मिलता है। देवपाल पाल वंश के राजा थे, उन्होंने अपने पिता धर्मपाल के बाद गद्दी संभाली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे देवपाल के पिता का नाम क्या है? धर्मपाल। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 38 क्या है? भारतीय सामंतवाद नामक पुस्तक किसने लिखी? भारतीय सामंतवाद नामक पुस्तक डॉक्टर R.S. शर्मा ने लिखी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है? अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, आदित्यवर्धन पुत्र था, किसका पुत्र था भैया? नरवर्धन का पुत्र था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है? मालवा का देवगुप्त शासक था, कहाँ का शासक था भैया? तो यह परवर्ती गुप्त राजवंश का शासक था। ठीक है, देवगुप्त शासक था। देवगुप्त कहाँ का शासक था? परवर्ती गुप्त राजवंश का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 42 आपका क्या पूछा गया है? मधुबन ताम्रपात्राभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो यह हर्षवर्धन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, देखें मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख हर्षवर्धन से जुड़ा है। यह अभिलेख 631 ईस्वी में बना था। इस अभिलेख में हर्ष की वंशावली 4 पीढ़ियों तक की जानकारी दी गई है। प्रश्न नंबर 43 या 43 नंबर, हर्षवर्धन शासक था, किसका शासक था भैया? पुष्यभूति राजवंश का शासक था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति राजवंश है तो यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है सर जी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, यह भी जान गए हम। हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ के नाम से भी जाना जाता था। सर जी ये भी जान गए। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन किया। ये भी जान गए सर जी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, ये भी हमको पता चल गया। कई देखिए कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि की पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। ठीक है, चले हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे। कौन कौन से सर जी? देखिए नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट। उनकी जीवनी कौन है? हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में जानकारी चीनी यात्री हेन सांग ने भी दी है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 44 है आपका, पुलकेशिन द्वितीय ने किस वर्धन शासक को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, पराजित कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने साल 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। देखिए नदी का जिक्र आया है, नदी आपका पूछा जा रहा था। ठीक है, एक प्रश्न ऐसा मैंने पढ़ाया आपको, तो नदी को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई और हर्षवर्धन और उसकी सेना को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 45 है आपका, शशांक किस वंश से संबंधित था? शशांक गौड़ वंश से, चंदेल वंश से, प्रतिहार या फिर वर्मन से? शशांक किस वंश से संबंधित था? गौड़ वंश से। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। अब इनके बारे में जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गौड़ वंश से संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे शशांक किससे संबंधित थे? गौड़ वंश से। शशांक गौड़ साम्राज्य के पहले राजा थे। ठीक है, शशांक ने 6वीं शताब्दी के अंत में गौड़ साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है सर जी। शशांक की राजधानी कहाँ थी? कर्ण सुवर्ण थी। ठीक है, जो वर्तमान में कहाँ है? मुर्शिदाबाद के पास। ठीक है, शशांक ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। बिल्कुल, चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं क्या है, किस नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई थी? देखिए आ गया ना प्रश्न, कहाँ मैंने पढ़ाया है? नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और किसने इसे पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 47 आपको पूछा गया, कौन ग्रंथ वाणभट्ट की रचना है?
रामचरित, हर्षचरित, सूर्य शतक या फिर सभी? बताइए। बिल्कुल, सूर्य शतक, हर्षचरित, रामचरित ये सभी बाणभट्ट की रचनाएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। 48 नंबर क्या है भैया? वर्धन वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? बताइए। बिल्कुल, प्रभाकर वर्धन जो थे, वर्धन वंश के राजा, वर्धन वंश के शासक या फिर राजा जो प्रभाकर वर्धन थे, ये सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, वर्धन वंश में ध्यान रखिएगा ये बात। वर्धन वंश में वर्धन वंश के किस शासक ने? तो ध्यान रखिएगा, प्रभाकर वर्धन ने महाराजा और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की सबसे पहले। प्रश्न नंबर 49 क्या है? हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस स्थान से मिला है? कन्नौज, मगध, शाहजहांपुर या थानेश्वर? हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मिला है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हर्ष अपने शासनकाल के 5वें वर्ष किस स्थान में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे? तो ये प्रयाग, इलाहाबाद में। ठीक है, हर्ष जो थे ये हर साल 5वें वर्ष, ठीक है, महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे प्रयागराज, इलाहाबाद में। बी ऑप्शन आपका राइट है। और यहाँ पर ये अपना सारा जो खजाना था वो दान कर देते थे हर 5 साल में। देखें, राजा हर्षवर्धन अपने शासनकाल के 5वें वर्ष प्रयाग यानी इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे। यह एक धार्मिक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में हर्षवर्धन अपना पूरा खजाना दान करते थे। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन की पराजय किस नदी के किनारे हुई थी? तो अभी मैंने क्या बताया, नर्मदा नदी के किनारे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 है, 52 नंबर। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दिवाकर, हरिसेन, वाणभट्ट या भारवी? बताइए। बिल्कुल, वाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि वाणभट्ट थे। ठीक है सर जी, जान गए। वाणभट्ट एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। ठीक है, उन्होंने राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी थी। ठीक है, समझ आ गया सर जी। जो हर्षचरित है ये किसके ऊपर लिखा गया है? राजा हर्षवर्धन के ऊपर लिखा गया है। इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में किसने लिखा है? वाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित को। ठीक है, वाणभट्ट की कुछ और रचनाएं हैं। कौन कौन सी सर जी? कादंबरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय। ठीक है, परिणय माने शादी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है आपका, वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? वर्धन साम्राज्य, ठीक है, वर्धन साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? थानेश्वर थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब चले इसके बारे में जानते हैं। देखें, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, ठीक है, देखिए वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लियर कर लीजिए इसे। ठीक है, अच्छा, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की पहली राजधानी थानेश्वर थी। यह वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, राजा प्रभाकर वर्धन ने ईसा पूर्व में थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रभाकर वर्धन के बाद उसके बेटे राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन ने इस वंश पर शासन किया। अब समझ में आया? प्रभाकर वर्धन के बेटे कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, कौन कौन से? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कहा? नर्मदा नदी के किनारे। मृच्छकटिकम की रचना किसने की? मृच्छकटिकम की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है। शूद्रक की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये मृच्छकटिकम का नाम आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में भी सुने होंगे। ठीक है, चलें आगे भी सुनते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उत्तरकालीन गुप्त नरेश दामोदर गुप्त के साथ किस मौखरी नरेश का युद्ध हुआ? तो ईशान वर्मा के साथ युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या है? हुड़ों को किस मौखरी शासक ने पराजित किया था? बताइए। ईश्वर वर्मा ने, ईशान वर्मा ने, यज्ञ वर्मा ने या अवंती वर्मा ने? हुड़ों को, ठीक है, किस मौखरी शासक ने? बताइए भैया। अच्छा, हुड़ों को मैं अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हुड़ों
और ये हो गया मौखरी शासक। ठीक है, हुडो को किस मौखरी शासक ने पराजित किया था? तो अवंती वर्मा ने पराजित किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इस तरह से आप समझेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे, और जब भी आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे तो आप बहुत ही शानदार तरीके से बिना कंफ्यूज हुए तुरंत लगा सकते हैं उत्तर। ठीक है, देखें, मुद्रा राक्षस के भरत वाक्य में निम्नलिखित में से किसे म्लक्ष विजेता कहा गया है? तो अवंती वर्मा को कहा गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 58 आपका क्या पूछा गया है? देवबरनाक अभिलेख के अनुसार किसने देवबरनाक गांव दान किया था? तो देखिए जो ईश्वर वर्मा थे भैया, ये देवबरनाक गांव को दान में दे दिए थे देवबरनाक अभिलेख के अनुसार। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है? उत्तर गुप्त नरेश महासेन गुप्त ने अपनी बहन महासेन गुप्ता का विवाह किसके साथ किया? अच्छा, उत्तर गुप्त नरेश कौन थे? महासेन गुप्त। इनकी बहन कौन थी? महासेन गुप्त। तो इनका विवाह ये किसके साथ कर दिए थे? आदित्य वर्धन के साथ कर दिए थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है? मौखरियों ने किस नरेश के समय में मगध पर अधिकार कर लिया? तो जो मौखरी थे, बताइए ये किस नरेश यानी किस राजा के समय मगध पर अधिकार कर लिए थे? तो ये ईशान वर्मा के शासनकाल में, ठीक है, मगध पर अधिकार कर लिए थे मौखरी लोगों ने। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 61 क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे। मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने किसकी सहायता से कन्नौज पर आक्रमण किया? बताइए, गौड़ाधिप शशांक के, या फिर सुस्थिर वर्मा, या जीवित गुप्त द्वितीय, या विष्णुगुप्त? किसकी सहायता से मालवा के गुप्त नरेश देवगुप्त ने कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज पर। तो ये आपका साथ दिए थे इनका गौड़ाधिप शशांक। ठीक है, गौड़ाधिप शशांक ने देवगुप्त का शासन दिया और इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। बहुत ही शानदार ये क्लास रहा आज का। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।